और राजनीतिक व्यू, पॉलिटिकल व्यू भी हम लेंगे, क्योंकि अजय साहू साहब कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ अजय चिमनानी जी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अमित चिमनानी साहब वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इस पर भी फोकस करेंगे कि आखिर इस चुनाव में स्थिति कैसी है पिछले चुनाव के मुकाबले, और इन 3 सीटों पर, क्योंकि अलग अलग फेस में इलेक्शन हो रहा है, इन अलग अलग फेस में पार्टियों को क्या फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो प्रचार से रिलेटेड हो या फिर उसके बाद आज मतदान का दिन हो, कितनी उम्मीदें लेकर बैठे हैं। और साथ ही साथ जनता से अपील तो करेंगे ही कि वोट करने पहुंचिए, क्योंकि अगर आप घर बैठे हैं और सिर्फ टीवी देख रहे हैं तो इतिश्री मत कीजिए, मतदान करने जरूर पहुंचिए, सारे काम छोड़िए और पहले मतदान करने पहुंचिए। हमारे दोनों ही मेहमानों का स्वागत, अजय साहब आपका और अमित जी आपका भी शुक्रिया। अजय साहब, क्या तस्वीर आपको बनती हुई दिख रही है? 7:03 से 4-5 मिनट हो चुके हैं और अब मतदान शुरू हो चुका है, लोग सुबह से ही लाइन में लगे हैं। निश्चित तौर पर लोगों के अंदर उत्साह है और ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें इस देश के हर नागरिक को भाग लेना चाहिए, अनिवार्य रूप से भाग लेना चाहिए। आप अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे तभी एक अच्छी सरकार इस देश में बैठ पाएगी। यदि आप मतदान नहीं करते हैं तो गलत लोगों के हाथों में सत्ता जाएगी और 5 वर्षों तक आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सही व्यक्ति को चुनना ही आज आपके लिए बहुत अनिवार्य है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारी छत्तीसगढ़ के अंदर जो 110 दिन की जो सरकार है उसने जो काम किया है उसको लेकर हमारे नेताओं ने लगातार लोगों से संपर्क किया, लगातार हवाई दौरे किए। निश्चित तौर पर यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसके कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे हेलीकॉप्टर में भी कई परेशानियां आई, लेकिन निरंतर यह कारवां चलता रहा और आज दूसरे पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर हमारी सरकार के काम पर हम वोट मांगेंगे और 11 की 11 सीटें इस प्रदेश की हम जीतकर राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। अमित चिमनानी साहब, आपको क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की वोटिंग शुरू। देखिए, मैं साधुवाद देता हूं लोगों को जो सुबह सुबह से उठ करके वोट कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। ये लोग देशद्रोह का कानून कमजोर हो जाए इसके लिए वोट नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है। ये लोग कश्मीर में सेना कम हो जाए इसके लिए वोट नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार न हो इसके लिए वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सभी लोग एक सशक्त भारत बनाने के लिए, एक समृद्ध भारत बनाने के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने के लिए वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन चुनाव में कहीं भी कोई कंफ्यूजन जनता के बीच में नहीं है, क्योंकि एक तरफ मोदी जी जैसा एक विशाल सशक्त नेतृत्व है और दूसरी तरफ एक महागठबंधन की अस्थिरता है। राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करने की बात हमारे साथी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी जी क्यों गायब हैं? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हम सभी को ढूंढना चाहिए। और 100 दिनों के विकास कार्यों की अगर बात करते हैं, उसके नाम से अगर वोट मांगेंगे तो मुझे लगता है एक भी वोट इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें ये सरकार 100 दिनों में नाकाम साबित हुई है। रोजगार की बात कर लूं तो 200 फूड पार्क स्थापित करने की बात इन लोगों ने की थी, केवल बजट में 5 फूड पार्क बनेंगे। 2,500 रुपये भत्ता देने की बात थी, उसका कोई तय नहीं कर पाए कि क्या करेंगे। रोजगार के नए सृजन नहीं होंगे। नक्सलवाद की समस्या थी, उसके ऊपर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। नक्सलवाद के लिए इतनी कमजोर लड़ाई लड़ रहे हैं कि 24 घंटे पहले एक जनप्रतिनिधि की जान चली जाती है। कानून व्यवस्था की अगर बात करूं तो यहां पर महिला दिवस के दिन एक महिला के साथ गैंगरेप हो चुका है, पत्थर मारकर उसकी जान ले ली गई है, 10 साल की बच्ची को जला दिया गया। फैक्टर, ये अजय साहू साहब, ये सारे फैक्टर प्रादेशिक है। देश के चुनाव में ये सब काम करते हैं? स्थानीय मुद्दे काम करते हैं क्या? निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दे काम करते हैं। हमारी सरकार ने जिस तरीके से किसानों का ऋण माफ किया है, बिजली बिल हाफ किया है, लोगों को उसका फायदा दिख रहा है। अमित चिमनानी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 15 वर्षों तक इनकी सरकार थी। जिस नक्सलवाद की ये बात कर रहे हैं उसी नक्सलवाद ने कांग्रेस के 31 नेताओं को ले लिया, तब इनकी सरकार आंख मूंदे बैठी थी। यही सरकार थी रमन सिंह की, जब किसान आत्महत्या करते थे, लटकते थे और विधानसभा के अंदर मंत्री जी कहते थे कि वो किसान शराबी है। हमारी 100 दिन की सरकार ने किसान को समृद्ध बनाया है। पंड्या जी, आपने देखा होगा, जो किसान पहले फांसी में लटका करता था, अब वो किसान सरकार को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने लायक बन गया है। ये अंतर है 100 दिन की सरकार में। आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई थी तब उन्होंने कहा था, आपको ध्यान होगा अमित भाई, कि 15-15 लाख खाते में आएंगे,
2 करोड़ रोजगार मुहैया होंगे। और नोटबंदी जब की थी तो कहा था इससे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। मैं ये कहता हूं सशक्त भारत आपने 5 वर्षों में कितना बनाया, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप आने वाले वर्षों की बात क्यों करते हैं? इस पर आपको जवाब देना चाहिए। मैं ये कहता हूं जिस तरीके से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में हम अपने कार्यों के दम पर काम करने जा रही है, वोट मांगने जा रही है, इनको भी मोदी जी को समझाना चाहिए। अमित शाह जी आ जा रहे हैं, जाके कहिएगा उनसे कि आपकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या कार्य किए हैं, राहुल गांधी उस पर जी बात कहाँ हैं करिए। आजकल? जातिवाद का जहर फैलाकर इस तरीके से बात मत करिए। रही बात राहुल गांधी की, तो वो भी आएंगे और आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो आ रहे हैं और आपको पता चल जाएगा। आप इतना कांग्रेस के अंदर झांकने की कोशिश मत कीजिए। इतना डर क्यों रहे हैं आप? हमारे यहाँ का एक एक विधायक स्टार कैंपेनर है। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है उनका दिग्गजों कि को वो आके भेल से मोबाइल बनाएंगे। भाई सुन लीजिए, आपके दिग्गजों को 40-40 हजार से इसी छत्तीसगढ़ के किसान के बेटों ने हरवाया है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। 100 दिन ही गुजरे हैं। और भी इस कुछ तरीके का मुद्दे है होंगे, अजय जी, उन पर भी हम फोकस सोहा नहीं करेंगे, देता बात है। करेंगे। एक एक सीट पर भी हम कोशिश करेंगे कि उसका मिजाज जान पाए। तो कांकेर में भी स्थिति आप देखें तो बीरेश ठाकुर और मोहन मंडावी, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। मोहन मंडावी को हमने देखा कि वो पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और जीत के प्रति आश्वस्त तो हैं ही, लेकिन इस सीट का अलग ही समीकरण है क्योंकि इस सीट पर बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। अजय जी, क्या स्थिति देखते हैं इस सीट पर आप? चाहे वो हम पिछले चुनाव से लेकर आज तक के अभी के चुनाव की हम बात करें या पिछले 2 चुनाव से लोकसभा चुनाव की स्थिति देखें, तो क्या आपको यहाँ मजबूत स्थिति दिख रही है? देखिए, पिछले चुनाव में जिस तरीके की स्थितियां थी, हम विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह की कमी थी। ये सारी परिस्थितियों के बाद भी हम लोगों ने जिस तरीके से लोकसभा में के चुनाव में हम गए, उस समय हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं था। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। उसी समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल नए अध्यक्ष बने थे और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया था। 5 वर्षों में हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर अपने कैडर और अब जो ट्रेनिंग कैंप हम लोगों ने चलाई है, उसमें निश्चित तौर पर हमारा संगठन, एक कैडर हमारा तैयार हुआ है। और इसका जो एक परिणाम देखते हैं, कोई भी छत्तीसगढ़ में जो लोग कांग्रेस से बाहर हैं, उन लोगों को ये अनुमान नहीं होता था। जब हम ये कहते थे कि हम 65 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, लोग हमारी बातों पे हंसी उड़ाया करते थे। मैं खुद भी कई चैनलों में जब जाता था और 60 से ऊपर सीटें हमारी आ रही कहता तो लोग हंसते थे मेरी बातों पर। लेकिन जब परिणाम आए तो आप देखे होंगे कि कांग्रेस का वर्कर जो है उसने बूथ में कमर कस के मेहनत की और उसका परिणाम हमको देखने को मिला है। अमित जी, काफ़ी देर से मैं आपके पास आया हूं, लेकिन जब एक साइन ऐसे दिखाता है, व्यक्ति वोट करने पहुंचता है, माहौल जो दोनों ही पार्टियों को तैयार किया हुआ है, उस माहौल में जब मतदान करने के लिए एक शख्स पहुंच रहा है, महिला है, पुरुष है, युवा है, तमाम तरह की चीज़ें वो सोचता है। देश में अलग अलग व्यूज़ तैयार हो रहे हैं, उसे देखता है, साथ ही साथ वो अपना दिमाग भी लगाता है। उसमें पार्टियों का दिमाग कहाँ फिट होता है? देखिए, जनता के पास एक अपना अलग एजेंडा होता है पार्टियों से अलग, और जिस पार्टी का एजेंडा जनता के एजेंडे से मैच खा जाता है वही जीतती है। मुझे लगता है, अभी मैं टीवी स्क्रीन पर देख रहा था कि महिलाएं सुबह सुबह निकली हुई हैं, तो मुझे लगता है जो महिलाओं से वादा किया गया था कि शराब बंदी कर दी जाएगी, यहाँ पे शराब को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। महिला सुरक्षा का वादा किया गया था, बहुत दिक्कत है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि हो सकता है महिलाओं में रोष हो, और महिला सुरक्षा को लेकर के और महिलाओं को लेकर के मोदी सरकार गंभीर है। दूसरी बात, युवाओं की आपने बात की। एक युवा क्या चाहता है? एक सुरक्षित भारत चाहता है, एक नया भारत चाहता है। 2022 तक मोदी जी का विजन है कि हम नए भारत की तरफ बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर आएगी, 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वही विकास की बात कहाँ हो रही साहब? देश बोला की बात विकास की बात, देश की बात आ जाती है। देखिए, देश के आपकी विकास पार्टी में का जो अपना मैनिफेस्टो है, आप उस पर काम करेंगे, उस पर बात करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये चुनाव देश का चुनाव बना दिया गया, देश का मुद्दे इसमें सेट कर दिए गए। आपको नहीं लग रहा है कि विकास भी एक मुद्दा है, शिक्षा भी एक मुद्दा है, स्वास्थ्य भी एक मुद्दा है, और नई शिक्षा पद्धति भी एक मुद्दा है, सुरक्षा भी एक मुद्दा है, रक्षा भी एक मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों के साथ साथ सिर्फ एक ही मुद्दा, धर्म, जाति और देश,
मैं केवल आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नहीं विजय जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से इसका जवाब आपको दूंगा। सुबह सुबह का समय है, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न मुझसे पूछ लिया। हमारा संकल्प पत्र क्या कहता है कि हम हर 5 किलोमीटर में बैंकिंग की सुविधा देंगे, तो या क्या धर्म और जात दे करके दी जाएगी क्या? हम कहते हैं कि हम नया भारत बनाएंगे और 2022 तक हर व्यक्ति को घर हो जाएगा, तो ये किसी विकास की बात नहीं है क्या? ये जो भी विजन रखा गया है, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे भारत को आगे बढ़ाने की बात हो, हमारे संकल्प पत्र में हर एक वो चीज है जिस चीज की भारत को वास्तव में आवश्यकता है, और भारत उन चीजों से आत्मनिर्भर बनेगा। हम घर घर चिकित्सा की बात का संकल्प लेकर के आए हैं अपने संकल्प पत्र में। हमने कहा है कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे, तो क्या ये विकास की बात गंगा भी साफ करने का कहा था। गंगा साफ हो जाएगी, अजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। झूठ ऐसा बोलिए, मेरी स्क्रीन पर झूठ ऐसा बोलिए, विचलित हो गए हैं। गंगा योजना का क्या हुआ? डिबेट में यही होती है। डिबेट में ऐसा नहीं कि आप पहले बोल रहे हो, बाद में बोल रहे हैं, ये डिबेट का गंगा विषय साफ हुई, वो सुबह 7 बजे भी विचलित हो रहे हैं। विचलित नहीं हो रहे, वो तो सवाल पूछ रहे हैं। अमित जी, आप अपना पक्ष रखिए, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो विचलित नहीं हो रहे हैं, विचलित नहीं हो रहे, सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए, मुझसे कह रहे हैं कि झूठ मत बोलिए। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर देश को भ्रमित कर रहा है, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अवमानना का नोटिस दे दिया। अरे चलिए अजय जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, क्या है, ये भी वोट डालते समय फर्क पड़ता है क्या? मुझे लगता है कि इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन है, कांग्रेस पार्टी को कौन लीड कर रहे हैं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और जो झूठ की बात बोल रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को केवल झूठ का ही तो सहारा है। 1970 से इंदिरा गांधी जी कह रही हैं कि गरीबी हटाएंगे, और फिर से आ गई ये न्याय योजना। अभी तक अन्याय कर रहे थे, तो अब क्या न्याय करेंगे? 72,000 की बात पे एक और इनसे प्रश्न पूछ लीजिएगा विजय जी, आपका मन हो तो। नहीं, मेरा मन है, मेरा कोई मन नहीं है। बार ये कहते हैं कि हम न्याय करेंगे, तो पहले स्पष्ट कर दें, अभी तक अन्याय तो किया था, पूरे मन से बैठा हूं। अभी तक अन्याय किया था क्या? जरा आप इनके सवालों का भी जवाब दीजिएगा, और एक सवाल ये भी कि मैं जो अमित जी से भी यही पूछ रहा था कि मतदान करने का वक्त है, सुबह 10 बजे तक लोग पहुंचते हैं, वो लोग भी जो घर से निकलते हैं, कामकाजी हैं, महिलाएं हैं। सवाल ये है कि आप जब लोगों से मिलते हैं तो उनका क्या मन होता है उस समय? जब हम लोगों से मिलते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों के मन के अंदर की जो जिज्ञासाएं होती हैं, उसकी बातें बाहर आती हैं, और उसके हिसाब से राजनीतिक पार्टियों को अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। आप जिस गरीबी हटाओ के बारे में बात कर रहे हैं अमित भाई, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जिस विमान में बैठ करके आपके अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो पूरे विश्व का दौरा कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस ने ही दिया है। तो ये कांग्रेस का विकास है, कांग्रेस ने ही ये अधिकार दिया, सूचना का अधिकार, जिससे आप ये पारदर्शिता आ पाई है। आप किस बात की, आपके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 5 मेरे नहीं सर, देश के होते हैं। सुन लीजिए, अभी तो उम्मीदवारी है, प्रधानमंत्री सुन लीजिए पहले। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता नहीं की, क्यों नहीं की? सवालों के जवाब देने, सवालों के जवाब देने होंगे, सवालों के जवाब से बचने के लिए। अरे गरीबी भी हटाएंगे, विकास भी किया है। आज देश जहां पर पहुंचा है, क्या 5 वर्षों में पहुंच गया? बांटने की बात करते हैं? प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ, पंड्या जी, उनको जात पात की जगह पे विकास की बात करनी चाहिए थी। उन्होंने जिस तरीके से जात पात में छत्तीसगढ़ को बांटने का प्रयास किया, वो निंदनीय। ये जात की बात आ गई है तो एक 10 सेकंड का जवाब ये है कि इतना राजनीतिक स्तर कांग्रेस ने गिरा दिया है कि पहले चौकीदार चोर है कहते थे, अब कहते हैं सारे मोदी चोर हैं। ये कौन सी राजनीति? आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, आप किसी जात को गाली दे रहे हो, तो ये आपको जब आपने कहा हर चोर मोदी ही क्यों होता है, ये कोई बात है? हर मोदी क्यों होता है ये कहते हैं, क्यों होता है? देखिए, ये सब निंदा कर रहे हैं। अजय जी वो एक बात कह के गए थे, निंदा कर रहे हैं कि साहू समाज को लेकर उन्होंने बात की कि जो यहाँ साहू है वो वहाँ मोदी कहलाते हैं। चुनाव से एन वक्त पहले साहू वोटर्स को भ्रमित करने की चीज थी, या वाकई कुछ संदेश देना चाह रहे थे? मैं खुद साहू हूं, और मैं अपने आप को बड़ा ही अपमानित महसूस कर रहा हूं उनके इस तरीके के जो विचार हैं। तो मैं बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये बात आज कहूंगा। बात जातिवाद पे आ गई है। मैं ये कहता हूं, ध्रुव सक्सेना ISI का एजेंट था, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, तो
तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी आईएसआई नहीं, आपको नहीं कहना चाहिए सुनिए ना, सारे सुनिए मोदी चोर बिल्कुल हैं, सुनिए, नहीं आप कहना मेरी चाहिए। बात को मैं सुनिए। सुन रहा हूं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं। मैं राघव जी का नाम लेना चाहूंगा। राघव जी ने जो कृत्य किया था, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें दोषी हो गई? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कृत्य करने की क्षमता आ गई? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती? देखिए, मैं कहता हूं, एक साहू अगर कोई कृत्य करता है, उससे आप पूरे साहू समाज को जोड़ने का जो घृणित कार्य आपने छत्तीसगढ़ की पावन धरती में किया है, छत्तीसगढ़ के ना साहू माफ करेंगे, ना छत्तीसगढ़िया लोग आपको माफ करेंगे। अब जातिवाद आपने कौन यहाँ कर पर रहा आए, है? आप यहाँ पर आए सुबह थे, 7:30 आपका बजे स्वागत की था। बात साहू की लेकिन बात चल आपको पड़ी है, इस अभी जी तरीके चलिए की भाषा का अजय जी, उपयोग आपको यहाँ पर रोकना नहीं चाहूंगा। करना। साहू की बात चल पड़ी है तो मैं महासमुंद की भी बात करूंगा। वहां भी महासमुंद में धनेंद्र साहू और चुन्नीलाल साहू, दो साहू मैदान में हैं। साहू वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, वो भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आपने विधायक जी को टिकट दे दिया, आपने स्थानीय विधायक जो वर्तमान विधायक थे उनका टिकट काट दिया, क्या फर्क देख रहे हैं उसके बाद? कोई चेंजेस आ रहा है क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है एक बहुत ही बेहतर माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और लोग कह रहे हैं जो वोट दे करके आए हैं, वो कहते हैं कि हमको विकास चाहिए। तो 5 सालों में विकास किसने किया है सभी को मालूम है। लोग कह रहे हैं कि हमको देश की सुरक्षा चाहिए, तो देश की सुरक्षा कौन मजबूत कर सकता है, ये सभी को मालूम है। तो ये स्पष्ट होता चला जा रहा है देश की कि सुरक्षा कहीं- कौन मजबूत कर सकता है? देश की जो सुरक्षा सरकार आप आएगी नहीं वो मजबूत करेंगे। करेगी। बता दूं, Particular बार-बार किसी ये सरकार बात का मत टिकट है क्या क्या? बात है अजय देश जी, की आज सुरक्षा आप सेना- बिल्कुल बीच सेना में टोके करती जा है, रहे हैं। सेना के सर नाम पे आप वोट अपने मत टाइम में मांगिए। बोलिए अरे ना। अपने दम पे वोट सुबह मांगिए, 7:30 अपने बजे का कार्यों टाइम है, वोट आप चिल्ला रहे हैं, मांगिए। पब्लिक आप इस पसंद नहीं तरीके से करती। सुबह-सुबह आराम से, मिथ्या आराम से। प्रचार करेंगे और मैं आराम से, शांत नहीं बैठ पाऊंगा। सर मैं आपको बता 7:30 दूं बजे लेकिन। सुबह का टाइम है, आराम से बात करते हैं। देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात आई है, जब भारत सुरक्षा आप कहां से विपत्तियों में लेंगे? आया है, सुरक्षा सेना फिर देगी बात भाई। निकालूंगा कि 26/11 का हमला हुआ था तो आप क्या कह रहे थे। सैम पित्रोदा, चलिए, नहीं देश- एक सेकंड, देश का अब बात निकल गई है। हाँ। सैम पित्रोदा, राजीव गांधी के सलाहकार, राहुल गांधी के गार्जियन, वो कहते हैं पुलवामा में जो हमला हुआ उसमें जो आतंकवादी थे उनको पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। जो आपकी पार्टी को चला रहे हैं वो इस टाइप की बात करते हैं, आप कैसे देश को सुरक्षित करोगे? बताओ ना। आ जाइए पुलवामा में। नहीं, सैम पित्रोदा का पहले जवाब दो। सैम पित्रोदा का जवाब दो आप। की बात हुई नहीं नहीं, क्यों विजय जी एक भी जवाब तो देते नहीं आप हैं, ये मैं तो सारे बताइए, जवाब आप दे रहा मंत्रियों हूं। को घूमने के लिए सर एयरपोर्ट का सैम जहाज देते पित्रोदा हो। ने ये क्यों? इनके दादा रतन सिंह ठाकुर पहले निर्वाचित विधायक थे, उसके बाद आज ये भी मैदान में है। सामने मोहन मंडावी जी भी है। क्या तस्वीर आप यहाँ बनती हुई दिख रहे हैं कांकेर की? क्योंकि कांकेर में ये कहा जा रहा है कि स्थिति जो है वो कांटे की दिख रही है, तगड़ी फाइट है वहाँ। निश्चित तौर पर वीरेश ठाकुर पार्टी के साथ 25 वर्षों से जुड़े हुए एक कैडर बेस्ड कार्यकर्ता रहे हैं। पार्टी को उनको पहले ही अवसर देना चाहिए था, लेकिन कई कारण होते हैं, उनको सही समय में उचित स्थान दिया गया है और उनको मैदान में उतारने से निश्चित तौर पर हमारा जो कैडर बेस्ड कार्यकर्ता है बस्तर का, वो उत्साहित हुआ है और वो 100% चुनाव जीत रहे हैं। कहीं कोई शक सुबह वाली बात नहीं है। और रही बात बस्तर में जिस तरीके से आदिवासियों की जमीन को सरकार ने जबरन दबाव डालकर रमन सिंह की सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था, उसमें जब उद्योग नहीं लगे तो हमारी सरकार ने जब वो शायद मैं तस्वीरें दिख रहा हूँ अजय जी, वापस- शायद रजनीकांत जी दिख रहे होंगे आपको। जी जी इससे पहले सुशील शिंदे जी दिखे होंगे आपको। ये 105 माफ कीजिएगा 95 सीटें, 12 राज्यों की 95 सीटों पर भी चुनाव है। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ हम देश की भी बात करेंगे क्योंकि देश का मुद्दा है और देश का चुनाव है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पी चिदम्बरम साहब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़े नेता जब पहुंचते हैं तो शहर से जब निकलते हैं लोगों का भी उत्साह मैं समझता हूं बनता है। क्या कहते हैं अमित जी? नहीं, बिल्कुल लगता है लोगों में कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी आ रहे हैं। लोगों में एक भावना होती है कि हम भी वोट करें और सभी समर्थक साथ रहते हैं। तो अच्छा है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और देश को विकास के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें, मेरा ये निवेदन है। कांकेर सीट, मोहन मंडावी जी राम कथा भी करते हैं और एक समय जो है वो आरएसएस से भी जुड़े रहे। तरह तरह से उन्होंने बीजेपी की हर विंग से जुड़ने की कोशिश की। आज बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। जनता का भरोसा दिख रहा है क्या उनके साथ? मोहन मंडावी जी की सबसे बड़ी खासियत मैं बताऊं विजय जी, वो बेहद ही मिलनसार और बेदाग, मुझे लगता है कि वो बने ही सामाजिक कार्यों के लिए और उन्होंने पूरा जीवन भी समर्पित सामाजिक कार्यों को किया है। और राम कथा करते हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं
और सभी लोगों का काम हो, ऐसी भावना लेकर के कई सालों से काम कर रहे हैं। तो आज पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा एक जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित ही वो बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। साथ ही साथ मोहन मंडावी जी को जब वोट दे रहे हैं लोग, तो उनको दोहरी खुशी हासिल हो रही है कि एक सरल मिलनसार व्यक्ति को भी हम चुन रहे हैं और साथ ही साथ देश के बहुत ही सशक्त नेतृत्व मोदी जी को भी इस वोट के बहाने एक हम प्रधानमंत्री बनाने की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। तो एक वोट दो फायदे। 8 विधानसभा सीटें हैं कांकेर में, 8 पर अजय साहू साहब आपकी मुस्कान ये बता रही है कि कब्जा जमाए बैठी है कांग्रेस। जब विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव आया है, 3 महीने में कितनी हवा का रुख बदलता है, कितना रुख बदलता हुआ दिख रहा है? देखिए, हवा का रुख पूरी तरीके से बदल चुका है। चूंकि मैं आपको बताऊं कि विधानसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं उसका जब लोकसभा चुनाव से कंपैरिजन किया गया है तो बीजेपी को बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं। और जब हमारी सरकारें नहीं भी थी विजय जी, 1996 में, 1998 में, मैं यार रुक रहा हूं, अजय साहब इसका जवाब आपसे लूंगा। बीजेपी हमेशा कहती है, मैं कोई आपसे कंपटीशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बीजेपी हमेशा कहती है हमारा वोट शेयर बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन सीटें कम हो जाती है। ये किस तरह का वोट शेयर बढ़ता है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। पिछले 6 चुनावों की बात की मैंने विजय जी, जब 3 बार हमारी सरकार नहीं थी, जब 3 बार हमारी सरकार थी, लगातार हमारे पास आंकड़ों के खेल में भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। काम धरातल पे हो ना हो, लेकिन ये कागजों में ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जो 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ की जनता लगातार देख रही है। ये कांकेर सीट में जिस तरीके से ये मोहन मंडावी जी के बारे में अपने 30 सेकंड के वर्जन में 3 बार इन्होंने राम मंडली का जिक्र किया। तो विजय जी मैं आपकी कहा, जानकारी में बता भाई। दूं, वीरेश ठाकुर और मोहन मंडावी एक साथ राम मंडली में राम गीत गाते हैं, दोनों एक साथ एक ही मंडली के हैं, दोनों एक साथ। लेकिन कांग्रेस ने इसका प्रचार नहीं किया। कांग्रेस अपने कार्यों के दम पर, मैं ये कहता हूं, सुन लीजिए आप ये स्पष्ट कर दीजिए, सुन लीजिए आप, मैं सुन लीजिए, हम अपने कार्यों के दम पर जनता के बीच जाने का विश्वास करते हैं, जाने की बात करते हैं। भगवान राम का नाम लेते हैं हम लोग। सुनिए, नहीं, राम का नाम लेने पे बैन लगा देंगे क्या आप लोग? मैंने सुबह भगवान राम का नाम ले लिया, आपको राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सुन लीजिए, वो क्या अमेरिका से तो नहीं है, उनको तकलीफ हो मैं जाएगी। कह रहा हूं कि आपने राम का नाम 30 सेकंड में 3 बार क्यों ले लिया? धर्म के नाम पर इस तरीके से अरे मुझे 30 बार लेना, राम मंदिर बनाने की बात कही थी। नहीं, राम मंदिर बना क्या? आपका 400 करोड़ का कार्यालय कैसे बन गया? राम मंदिर को लेकर भी लोगों में कहीं न कहीं ये था कि टाट में है कि राम मंदिर बनेगा बनेगा। फिर एक अच्छी बात है। अजय जी, पिछले मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर का मुद्दा था, इस मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर का मुद्दा है। क्या इसे अगले मैनिफेस्टो में भी देखेंगे या कुछ? विजय जी, आज बड़ा शुभ दिन है, 18 अप्रैल के दिन मैं आपके चैनल पर ये संकल्प दे रहा हूं कि हमारी अगली सरकार जैसे ही आ रही है, संकल्प दे रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि राम मंदिर बस बनने को ही है, पूरे देश की भावनाएं हैं। हम उन व्यक्तियों में नहीं कैसे है बनने को जो है? हलफनामा देते हैं, जो हलफनामा देते हैं और कहते हैं राम ऐतिहासिक पात्र है, जो कोर्ट में जाकर कहते हैं कि राम मंदिर की सुनवाई लोकसभा चुनाव के बाद कर लीजिए। हमारा संकल्प हम दोहरा रहे हैं, संकल्पित हैं, और राम मंदिर तो बन चुका है, रामलला जी वहां विराजमान है, लेकिन भव्य मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी होगा। राम के नाम पे कम से कम कांग्रेस जो राम को ऐतिहासिक पात्र मानती है, बार बार राम मंदिर का जिक्र करके लोगों की भावनाओं को और पीड़ित ना करे और खराब ना करे। मुद्दों से बाहर आते हैं। तो राजनांदगांव में संतोष पांडे और भोलाराम साहू, ये 2 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अगर इनकी बात की जाए भोलाराम साहू जी की, तो राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, खुद जी से विधायक भी रहे हैं। और अजय जी, मैं कहूं कि आपके समाज में अच्छी पकड़ भी है। साहू समाज पूरे छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो साहू समाज अपनी एक अच्छी पकड़ बनाए हुए है। और विधानसभा में इन्हें टिकट नहीं मिला था, तो लोकसभा में पार्टी ने जरूर भरोसा जताया, लेकिन राजनांदगांव से अभिषेक सिंह जी की टिकट कटी। ऐसा नहीं है कि वो भी बचे हैं, बीजेपी ने सबका टिकट काटा, नए प्रत्याशियों को मैदान में लाया। संतोष पांडे जी विधानसभा से ही बड़ा दिल पे पत्थर रख के बैठे थे कि अब टिकट मिलेगा, अब टिकट मिलेगा। चलिए ठीक है कि पार्टी ने भरोसा भी जताया। जनता किस तरफ भरोसा जताएगी, ये तो जब हम वोट प्रतिशत देखेंगे, उसके बाद जब मतदान
के बाद मतगणना शुरू होगी, वहां पता चलेगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया। लेकिन राजनांदगांव के मुद्दे, राजनांदगांव के विकास की बात, राजनांदगांव में शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात खूब की गई। क्या लगता है, पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी रहा, उनके पुत्र वहाँ से सांसद भी रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि वाकई उस क्षेत्र का विकास हुआ है? क्योंकि लगातार आप अमेठी पे भी सवाल उठाते हैं, तो मैं ज़रा राजनांदगांव को लेकर भी सवाल पूछ लेता हूँ। देखिए, हर वो सांसद जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा था, जितनी भी योजनाएं आई हैं, सभी ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में उनको क्रियान्वित कराया है। सभी हमारे जो सांसद थे वो संसद में बराबर बैठे, अपने अपने क्षेत्र के सवाल उठाए, सभी ने एक भरपूर प्रयास किया और उनके साथ जो मोदी जी का नेतृत्व था उसके लिए उनको लाभ भी मिला कि वो अपने अपने क्षेत्र में विकास कर पाए। अब बात आपने की कि टिकट क्यों बदल गया। देखिए क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है हर पार्टी की अपनी। मैं कुछ और भी बात करूंगा। अजय जी, आपसे 10 सेकंड में मैं इसका जवाब लूंगा। वहां 8 सीटें, 8 में से 1 सीट बची बीजेपी के पास, 7 पर आपने कब्जा कर लिया। लोकसभा सीट की क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा भी हम जीतेंगे और आपको बता दूं, मैं अभिषेक सिंह ने जिस गांव को गोद लिया था, वहां हम लोगों ने जाके उस गांव की पोल खोली थी। वहां पर इनका विकास के जो कपड़े उतरे थे वो आप लोगों ने सबने देखे थे और इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। झूठ बोलना अपनी जगह है, काम करना अपनी जगह है। अजय जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपका वक्त भी और साथ साथ आपके पास समय भी कम है, लेकिन एक उत्साह रहता है सुबह सुबह, प्रत्याशी भी बड़े गजब के उत्साह के साथ पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर प्रत्याशियों को तो सवेरे वोट करने के बाद में बाकी के बूथों में जाना होता है, तो वो सबसे पहले घर से निकलने के बाद मतदान करते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, उससे उस बूथ में, और साथ ही आसपास दिन भर जब वो मीडिया उस चीजों को दिखाती है तो और लोगों को भी निश्चित तौर पर एक उत्साह आता है और वो लोग उससे प्रेरित होकर वोट करने के लिए मतदान केंद्रों तक जाते हैं। निश्चित तौर पर सारे लोगों को जाना चाहिए और अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराऊंगा जी। और चलिए, अगर मैं कांकेर सीट की बात कर लूं तो ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, दोनों ही प्रत्याशी, ये भानु प्रतापपुर में मतदान करने पहुंचे थे, वो कांकेर में मतदान करने पहुंचे बिरीश ठाकुर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोहन मंडावी जी, बिरीश ठाकुर, दोनों प्रत्याशी और दोनों ही उत्साह से लबरेज। चलिए अमित जी, दोनों ही प्रत्याशियों के बीच खुशी है, तो यहां मैं देख रहा हूं कि दोनों ही हमारे खास मेहमान, उनके चेहरे पे भी खुशी है। आज खुशी का दिन ही है, चुनाव है, जनता को मौका मिला है एक सशक्त नेतृत्व चुनने का, अस्थायी सरकारों को नकारने का। जो महागठबंधन टाइप के लोग हैं जो खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करेंगे, उनको नकारने का ये दिन है और एक बहुत ही वृहद सशक्त नेतृत्व को चुनने का दिन है। तो हम भी खुश हैं, ये देश भी खुश है कि फिर से मोदी जी की सरकार आ रही है और ये देश बहुत तेज गति से विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है।